हेलो स्टूडेंट, अब तक हमने परिसंचरण तंत्र के पार्ट 3 पढ़ लिए थे। आज हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 के अंदर हमारे जो बाकी के टॉपिक बच गए थे, जैसे कि रक्त का स्कंदन बच गया था, हृदय नियमन बच गया था, लिम्फ बच गया था और परिसंचरण तंत्र के रोग बच गए थे। ये चारों टॉपिक आज के इस पार्ट में हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो पहले हम रक्त स्कंदन को ले लेते हैं। रक्त स्कंदन, स्कंदन देखो होता क्या है। रक्त स्कंदन में आपके इस चैप्टर में इस बार रक्त वाहिनी अलग से टॉपिक नहीं दे रखा है, अन्यथा हम नहीं तो हम पूरा धमनी, सीरा, केशिकाएं वगैरह पूरा अलग से पढ़ते। चलो होता क्या, देखो हमारा पूरा का जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है, पूरा रक्त है, वो कैसे किस में बहता है, छोटी छोटी ट्यूब्स में बहता है, नलिकाओं में बहता है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, धमनी, सीरा और केशिकाएं। एक प्रकार की क्या होती है, ट्यूब होती है, अलग अलग टाइप की होती है। देखो समझो धमनी और सीरा में अंतर क्या होता है। मान लीजिए ये आपका क्या अभी हार्ट है, यहाँ आपने क्या है, फेफड़े, यह आपका हार्ट हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे दोनों फेफड़े, ठीक है। फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड रक्त आता है, ऑक्सीजनित रक्त, ठीक है भाई, ऑक्सीजनित रक्त। और यही ऑक्सीजनित रक्त कहाँ आता है, इसके निलयों में। निलयों से फिर कहाँ जाता है, अंगों के पास जाता है, महाधमनी, ठीक है। ये जो महाधमनी है आगे जाके छोटी छोटी बहुत सारी नलिकाओं में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस तरीके से आपके पूरे शरीर में क्या होगी, बढ़ जाएगी। इनको क्या बोलोगे, धमनियां, ठीक है। ये धमनियां आगे जाके किसमें खुलती है, अलग अलग क्या खुलती है, ऑर्गन में खुलती है। आपके अलग अलग क्या हो जाएंगे, अंग हो जाएंगे, ठीक है। इन अंगों के अंदर ये जो आपकी रक्त वाहिनियां होती है और छोटी छोटी ट्यूब्स में क्या हो जाती है, इस तरीके से बढ़ जाती है। फिर और अलग आगे जाके और छोटी छोटी ट्यूब में क्या होती है, बढ़ जाती है। इनको क्या बोलते हैं, केशिकाएं, ठीक है। ये केशिकाएं भी आगे जाके इस तरीके से वापस बड़ी बड़ी नलिकाओं में क्या होती है, खुलती है, इस तरीके से। अब ये जो अशुद्ध रक्त ले दो, कोशिका, इन अंगों के अंदर क्या होती है, कोशिकाएं होती है, जो ये जो ऑक्सीजन आ रही है उस ऑक्सीजन का क्या कर लेती है, उपयोग कर लेती है। किसको, ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त कराने में। ग्लूकोज प्लस O2 प्लस ये क्या बन जाती है भाई, CO2 बन जाती है। अब इन रक्त में कौन दौड़ रहा है, CO2, तो ये रक्त कैसा हो गया, विऑक्सीजनित। विऑक्सीजनित बोलो या अशुद्ध रक्त बोलो, ये किन में बहेगा, सिराओं। और ये आगे जाके सिराओं से ये किसमें बढ़ जाती है, वापस जुड़ जाके बड़ी नलिका बना देती है। इसको क्या बोल दोगे, महाशिरा। दो होती है, ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा, ठीक है। ये वापस ये अशुद्ध रक्त इधर, ये इधर, और ये वापस कहाँ जाता है, फेफड़े। इस तरीके से पढ़ते। अब कितनी इधर पड़ी, एक तो महाधमनी पड़ी जिसका आकार क्या होता है, सबसे बड़ा। महाधमनी और महाशिरा का जो चौड़ाई होती है, मोटाई क्या होती है, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और शिराओं और धमनियों की जो मोटाई क्या होती है, थोड़ी कम होती है। और केशिकाओं की मोटाई क्या होती है, सबसे कम होती है। बिल्कुल ही पतली जो रक्त वाहिनियां होती है उनको क्या बोलते हैं, केशिका। अब ये महाधमनी, धमनी के सिरा, महाशिरा, उन सब में क्या होता है, इस तरीके से मोटा जाल होता है। इसके अंदर शंक्वाकार कोशिका उत्तकों का क्या पाया जाता है, स्तर पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम। इससे क्या होती है, अंदर से आस्तरित क्या रहती है, बनी रहती है, ठीक है। अगर ये धमनी है, सीरा है, महाधमनी है, महाशिरा है, तो ये क्या होंगे, बहुत सारे स्तर, ये अलग 2-3 स्तरों में पाई जाती है, इस तरीके से। और अगर केशिकाओं के अंदर इन शंक्वाकार कोशिकाओं को केवल क्या पाया जाता है भाई, एक ही स्तर पाया जाता है, ठीक है। और धमनी और शिराओं से यहाँ से रक्त या आवश्यक पदार्थ बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन केशिकाओं से निकल सकते हैं। ये अंतर होता है आपके अलग अलग रक्त वाहिनियों में। धमनी बोलो, शिरा बोलो, केशिका बोलो, एक और पढ़ोगे आप, लिम्फ वाहिकाएं। ये सब एक प्रकार की क्या होती है, वाहिनियां ही होती है, ट्यूब्स होती है, जो आपके शरीर में पूरी तरीके से क्या होती है, फैली होती है। जो शारीरिक द्रव होते हैं, लिम्फ और रुधिर, उनको अलग, उनके अंदर कौन होता है, वो लिम्फ और रुधिर, शारीरिक द्रव, इन्हीं नलिकाओं में क्या होता है, दौड़ता रहता है, ट्यूब्स के अंदर दौड़ता रहता है, ठीक है। अब जो आपको चोट लगता है, मान लो कोई भी आपको चोट लगी, हाथ पे कट लग गया,
तो ये रक्त वाहिनियां क्या हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। देखो मान लीजिए ये बड़ी सी क्या है आपकी रक्त वाहिनी, ठीक है, छोटा सा रक्त वाहिनी का एक काट लेते हैं, ठीक है। इनके अंदर ये शंक्वाकार कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, स्तर पाया जाता है इस तरीके से। अगर ये धमनी, शिरा, महादिम्ना या महाशिरा होती तो ये शंक्वाकार कोशिकाओं का स्तर क्या होता, ज्यादा होता, 2-3 स्तर होंगे। अगर ये केशिका होती है तो इनका क्या पाया जाता है, एक ही स्तर क्या होता है पाया जाता है। इस तरीके से ये क्या होती है एंडोथीलियम उत्तक से क्या होती है आश्रित रहती है, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी भाई एक ट्यूब, छोटा सा एक ट्यूब का टुकड़ा लेके देख लेते हैं कि इसका अंदर का संरचना किस प्रकार से दिखाई देता है। अब इसके अंदर कौन दौड़ रहा है भाई, रक्त दौड़ रहा है। अब रक्त के अंदर कौन दौड़ रहा है, लिक्विड फॉर्म में ये कौन है, लिक्विड फॉर्म में कौन होगा, तरल रूप में प्लाज्मा है। और अलग अलग इसके अंदर क्या है, आरबीसी है, बड़े बड़े डब्ल्यूबीसी है, छोटे छोटे और बहुत ही छोटे छोटे आकार वाले क्या है प्लेटलेट्स है, ठीक है। ये क्या दौड़ रहा है, पूरा का पूरा रक्त दौड़ रहा है। और मान लीजिए आपको क्या लगे, भाई चोट लगी, कुछ कर रहे थे काम करे, कट लग गया, कट लगते मतलब कट लग गया, आपकी रक्त वाहिनी क्या हो गई, टूट गई। जैसे ही यहाँ से रक्त वाहिनी टूटती है, यहाँ से कौन होता है, रक्त क्या होता है प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपके रक्त प्रवाहित देखना, कभी आपको चोट लगती है, कुछ ही टाइम बाद आपके पर क्या पाई जाती है, एक ऊतकों का एक स्तर पाया जाता है, एक उसको कवर कर लेती है आपकी बॉडी, उसी को क्या बोलते हैं रक्त स्कंदन। रक्त क्या कहा जाता है, ब्लड क्लोटिंग रक्त स्कंदन कहा जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही आपको यहाँ चोट लगती है तो ये जो ऊतक नहीं था शंक्वाकार ऊतक, ये इस तरीके से क्या हो जाता है, क्या लगे भाई, कट लगे। अब जैसे ही कट लगता है कौन दौड़ के आती है भाई, प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स यहाँ आकर क्या हो जाती है भाई, बीच में फंस जाती है, ठीक है। जैसे ही आपको चोट नहीं लगती है प्लेटलेट्स से, जैसे ही प्लेटलेट्स आपके ये गांव से यहाँ से आई, ये क्या हो जाती है, मर जाती है। जैसे ही मरती है ये प्लेटलेट्स आपस में जुड़कर एक तरीके से क्या बनाती है, श्रृंखला बनाती है, ताकि रक्त को जाने से क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। लेकिन फिर भी रक्त का प्रवाह नहीं रुकता है। तो जैसे ही चोट लगी, चोट लगते ही प्लेटलेट्स कहाँ आई, वापस यहाँ के बाहर चोट लगे हुए स्थान पे क्या हुई, संपर्क में आई है, प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, मर जाती है। जैसे ही प्लेटलेट्स मर जाती है, ये प्लेटलेट्स आपस में जुड़कर एक तरीके की क्या बना देती है, श्रृंखला बना देती है। अब श्रृंखला फिर भी इनके अंदर से क्या होता है, गैप रहता है। तो जैसे ही आपको चोट लगती है, एक बार तो एकदम तीव्र गति से वो बहता रहता है, फिर थोड़ा धीमे होता है, फिर पूरा ही अचानक से पूरा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो थोड़ा कम होता है, वो थोड़ा कम करने का काम कौन करती है भाई, प्लेटलेट्स करती है। क्योंकि प्लेटलेट्स जब भी इस तरीके से चोट लगने के स्थान पर जब संपर्क में आती है, मर जाती है और इस तरीके से श्रृंखला का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। जैसे अब रक्त का प्रवाह पूरा बंद नहीं हुआ तो कुछ और भी काम करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि ये जो डैमेज उत्तक नहीं होते, क्षतिग्रस्त उत्तक, क्षतिग्रस्त उत्तक प्लस प्लेटलेट्स, या क्या लिख दो, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ये थ्रोम्बोसाइट एक विशेष प्रकार के केमिकल का क्या करती है, स्राव करती है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिनेज। थ्रोम्बिनेज, ठीक है। ये क्षतिग्रस्त उत्तक है, एंडोथेलियम उत्तक, जिससे ये पूरे रक्त वाहिनी का स्तर बना हुआ वो, और कौन, थ्रोम्बोसाइट, तो प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, ये एक प्रकार के विशेष किसका स्त्राव करती है, थ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिनेज का क्या करती है, स्त्राव करती है। अब यह थ्रोम्बिनेज क्या करेगा भाई, ये कौन है आपका, यकृत है। आपके अंदर के जितने भी विशेष काम नहीं होते, उन जरूरी चीजों का स्त्राव होता है, वो कौन करता है भाई, इधर लिख देते हैं, 1 मिनट। या क्षतिग्रस्त उत्तक और थ्रोम्बोसाइट्स, ये किसका स्त्राव करती है, थ्रोम्बिनेज को। थ्रोम्बिनेज या क्या इसको क्या बोल दो कोई, प्रोथ्रोम्बिनेज। देखो ये आपके अंदर विशेष जितने भी प्रक्रिया नहीं होती, जो भी आवश्यक कार्य नहीं होते, उन आवश्यक कार्यों में यकृत का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान क्या होता है,
होता ही होता है। जितने भी जरूरी आवश्यक प्रोटीन्स वगैरह होती है वो वही रिलीज करता है स्त्राव करता है। ठीक है, ये कौन है आपका, यकृत है, बहुत आवश्यक जरूरी काम करता है आपका यकृत। ये क्या करता है, थ्रोम्बिन का क्या करता है, स्त्राव करता है, जो किस फॉर्म में रहती है, इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। तो इसको क्या बोल दोगे, प्रोथ्रोम्बिन, इनएक्टिव फॉर्म, निष्क्रिय अवस्था। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपको चोट लगी हो तभी ये इसका स्त्राव करेगा, ये निरंतर करता रहता है, लेकिन किस फॉर्म में रहता है, निष्क्रिय। अगर सक्रिय फॉर्म में रहा तो आपके रक्त वाहिनियों में जो ब्लड दौड़ रहा है उसको क्या बना देगा, स्कंदन कर देगा, थक्का बना देगा। तो ये किस अवस्था में रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जैसे ही चोट लगती है, जैसे ही क्षतिग्रस्त ऊतक और थ्रोम्बोसाइट प्रोथ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज का स्त्राव करता है, यह प्रोथ्रोम्बिनेज इस प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देता है, थ्रोम्बिन में बदल देता है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन में क्या होगा पता है, ठीक है। और इसके अंदर याद रखना है, इसके अंदर कैल्शियम आयन की विशेष क्या होती है, भूमिका होती है, प्रोथ्रोम्बिन। और इसका जो इसके निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, विटामिन के। इसलिए बोलते हैं विटामिन के बहुत ही आवश्यक होता है रक्त स्कंदन में, क्योंकि यही इस प्रोटीन का क्या करती है भाई, निर्माण करती है प्रोथ्रोम्बिन। इसके अलावा ये एक विशेष प्रकार को और प्रोटीन रिलीज करता है, इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन यह थ्रोम्बिन क्या करेगा, इस फाइब्रिनोजन को किसमें बदल देगा, फाइब्रिन। ठीक है भाई, ये एक श्रृंखला प्रक्रिया होती है, एक प्रकार से एक पदार्थ बढ़ेगा, वो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को क्या करेगा, सक्रिय, दूसरा तीसरे को क्या करेगा, सक्रिय करेगा। इस प्रकार से एक श्रृंखला से आगे से आगे क्या होती है, श्रृंखला में बढ़ा। ठीक है, फाइब्रिनोजन को किसमें बदल देता है, फाइब्रिन में। ये क्या होता है, विलयशील प्रोटीन होती है, विलयशील। लेकिन जैसे ही विलयशील प्रोटीन पर कैल्शियम आयन प्लस कौन आ जाएगा, थ्रोम्बिन, ये विलयशील प्रोटीन किसमें बदल जाएगी, अविलयशील फाइब्रिन में। यह फाइब्रिन क्या होगा, आपके यहाँ पे इन ऊतकों के मध्य क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से धस जाएगा और रक्त को जहाँ से कटा हुआ भाग को पूरी तरीके से क्या कर देता है भाई, मरम्मत कर देता है। देखो पहले वापस से याद करते हैं क्या होता है। कोई भी प्रकार की आपकी ये हाथ है, हाथ के अंदर कौन दौड़ रही है, छोटी सी एक रक्त वाहिका नलिका दौड़ रही है, ठीक है, रक्त। जैसे ही आपकी स्किन को कट लगा, स्किन के साथ साथ एक छोटी रक्त वाहिनी भी क्या होगी, कट लगी। आपकी रक्त वाहिनी नलिका कटेगी तभी रक्त का स्त्राव बहेगा, अन्यथा नहीं बहेगा। जैसे ही रक्त वाहिनी, धमनी, सिरा किसी के अंदर कट लगा, कट लगते ही एंडोथीलियम ऊतक क्या हो जाता है, रक्त वाहिनी के अंदर जो एंडोथीलियल ऊतक होता है वो क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो जो आपका एंडोथीलियम ऊतक होता है और जो आपके थ्रोम्बोसाइट्स होती है, जो एक प्रकार की विशेष रक्त कणिका होती है, तो रक्त स्कंदन में ही कार्य करती है। क्षतिग्रस्त ऊतक और थ्रोम्बोसाइट्स ये दोनों ही क्या रिलीज करते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बिनेज। जैसे ये प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बिनेज, इसका काम क्या आता है कि जो यकृत से स्त्रावित हो रही है प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन, उसको किसमें बदलना, थ्रोम्बिन में। और इस थ्रोम्बिन का क्या काम होता है कि जो यकृत से फाइब्रिनोजन निकल रहा है उसको फाइब्रिनोजन को किसमें बदलना, फाइब्रिन के अंदर बदलना। जैसे ही फाइब्रिन का निर्माण होता है, यह फाइब्रिन जहां आपके चोट लगी हुई है उन प्लेटलेट्स के मध्य क्या होता है, धस जाता है। इस तरीके से धस जाकर उसको कंप्लीट क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ताकि आपका रक्त का स्त्राव क्या हो जाए, रुक जाए। ठीक है, तीसरी बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। एक प्रकार से श्रृंखला आपको एक आगे से आगे एक स्टेप क्या करता है, याद रखते जाना। जैसे ही चोट लगी, क्षतिग्रस्त ऊतक और थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स किसका स्त्राव करते हैं, थ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज का। ठीक है, ये तभी होगा जब आपका बॉडी के अंदर या रक्त वाहिनी के अंदर कहीं क्या लगेगी, चोट लगेगी। और इसी के साथ ही आपका यकृत है ना, दो विशेष प्रकार की प्रोटीन्स का क्या करता है, रिलीज करता रहता है, जो कौन कौन सी होती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये किस अवस्था में रहती है, निष्क्रिय अवस्था में रहती है। ये जरूरी नहीं है कि आपको चोट लगे तभी रिलीज होगा, ये आपके बॉडी के अंदर दौड़ता रहता है, जो यकृत क्या करता है, अपने आप से छोड़ता रहता है। ठीक है, जैसे ये थ्रोम्बिन दौड़ा, ये थ्रोम्बिनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज आया आपके ब्लड के अंदर, ये थ्रोम्बिनेज या किसको कर देगा, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदल देगा, थ्रोम्बिन के अंदर। और यही थ्रोम्बिन जो आपके रक्त के अंदर फाइब्रिनोजन दौड़ रही है उसको किसमें बदल देगा, फाइब्रिन में। जैसे ही फाइब्रिन का निर्माण हुआ, इसके अंदर ये फाइब्रिन यहाँ आकर बीच में क्या होता थी, धस जाती है। देखो, फाइब्रिनोजन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो रक्त स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसके अतिरिक्त हिपेरिन प्रोटीन होती है जो रक्त स्कंदन को क्या करती है, रोकने का कार्य करती है। दोनों याद रखना,
रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक प्रोटीन फाइब्रिनोजन, और रक्त स्कंदन को रोकने के लिए आवश्यक प्रोटीन हीपेरिन। ठीक है, इसके अलावा और जो विशेष कारक होते हैं जो रक्त स्कंदन में सहायता करते हैं वो 8 कारक होते हैं। इनको इस तरीके से, एक प्रथम कारक, द्वितीय कारक, तृतीय कारक, चतुर्थ कारक, फिफ्थ कारक, सिक्स्थ, सेवंथ और एट। इनके नाम आपके अलग से नहीं दे रखे कि पहले कारक का क्या नाम है, दूसरे का। याद रखना है कि 8 आपके विशेष प्रकार के क्या होते हैं, कारक। देखो ये जो 8वां और 9वां होता है, सॉरी 8, 9, 10 ऐसे आगे विशेष प्रकार के क्या होते हैं। सो 8 और 9 होते हैं, यह अगर आपके रक्त स्कंदन कारक आपके बॉडी के अंदर उपस्थित नहीं। देखो ये रक्त स्कंदन कारक क्या एक प्रकार की प्रोटीन ही है, और जो आपका इन रक्त स्कंदन कारकों प्रोटीनों का निर्माण कौन कर रहा है, आपकी बॉडी ही निर्माण करेगी। देखो थोड़ा सा याद करो, आपकी प्रोटीन, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनती कैसे, आपको क्या मिलता है, अपने माता और पिता से क्या मिलता है, जीन्स मिलता है, डीएनए मिलते हैं। वही डीएनए आगे जाके किसका निर्माण करते हैं, आरएनए, और वही आरएनए आगे जाके किसका निर्माण कर रहे हैं, प्रोटीन। तो इस प्रोटीन के निर्माण को अप्रत्यक्ष रूप से कौन निर्देशित, कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन्स कंट्रोल कर रहा है। तो जो आपके स्कंदन कारक है, इन स्कंदन कारकों का तभी निर्माण होगा जब आपकी बॉडी के अंदर वो क्या होगी, जीन्स होगी। ठीक है, अगर आपको माता पिता के माध्यम से वो जीन्स नहीं मिली है तो आपके अंदर इन रक्त स्कंदन कारकों का निर्माण नहीं होगा। अगर इन रक्त स्कंदन कारकों का निर्माण नहीं हुआ तो आपका रक्त का स्त्राव है वो नहीं रुकेगा, तो एक विशेष प्रकार की बीमारी को क्या कर देगा, जन्म दे देगा। यही याद रख ले, बीमारी आपके अलग से, ये बीमारी इसी से रिलेटेड है तो इसको यही याद कर लो, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। ये एक प्रकार की जेनेटिक बीमारी है, अर्थात आपको माता पिता वगैरह अपने दादा वो पीढ़ियों से मिली होगी, आपने उसको खुद से अपने अंदर शरीर के अंदर वो नहीं बनी है। ठीक है, हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि जो 8 और 9 स्कंदन कारक होते हैं उसके निर्माण के लिए आवश्यक जीन्स आपके बॉडी के अंदर होते ही नहीं, आपके माता पिता से मिले ही नहीं होते, तो नहीं मिले होते हैं तो जीन्स नहीं बने होंगे तो डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो उस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण ही नहीं होगा। अगर प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो रक्त स्कंदन कारकों का निर्माण नहीं होगा और रक्त का स्त्राव निरंतर क्या होता है, चलता रहता है। उस बीमारी को क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। ये आपका हो गया भाई रक्त स्कंदन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिम्फ। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी तो क्या पढ़ा था कि एक मानव के अंदर, ह्यूमंस के अंदर 2 विशेष प्रकार के शारीरिक द्रव पाए जाते हैं जो पदार्थों को लाने और ले जाने का क्या करते हैं भाई, कार्य करते हैं। रुधिर पढ़ लिया था। इसके अतिरिक्त एक मुख्य द्रव होता है शारीरिक द्रव, उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ। हिंदी में वो दो इसको लसिका। होता क्या अभी देखो, ये कोई भी अंग हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ ये क्या कौन आ रही, धमनी आ रही, धमनी। ये धमनी आगे जाके किसमें बढ़ जाएगी, छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ जाएगी, ये क्या हो गई, केशिका। ठीक है, अब यह केशिका आगे जाके किसमें बदल जाएगी, सिरका। और ये आगे जाके वापस किसमें बदल खुल जाएगी, सिरा। धमनी हो गई, ये क्या हो गई, सिरा। और यह यहाँ पर आपकी क्या हो जाती, ये क्या होती, उत्तक समझ लो, या क्या होती, कोशिका। जो मानव के अंदर होता है सर्कुलेशन सिस्टम बंद प्रकार का होता है, अर्थात उसके अंदर रक्त किसमें दौड़ेगा, रक्त वाहिनियों में। और जो कोशिकाएं होती है वो प्रत्यक्ष रूप से रक्त के संपर्क में नहीं आती है, तो इसको जो ग्लूकोज चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो कैसे आएगा, इसके अंदर या छोटे छोटे रक्त केशिकाओं के अंदर क्या होती है, छिद्र पाए जाते हैं। जो धमनियों की जो एंडोथेलियम स्तर होता है वो 2-3 स्तर होता है, इसलिए यहाँ से कुछ भी पदार्थ बाहर नहीं निकल सकते, ग्लूकोज, प्रोटीन वगैरह वो सब बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन केशिकाओं का स्तर क्या होता है भाई, बहुत ही पतला होता है। एंडोथेलियम स्तर होता है वो बहुत ही क्या होता है, पतला होता है, तो आराम से यहाँ पर ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, वो सब WBC वगैरह यहाँ से निकल करके आ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। देखो मुख्य तौर पर तो ये केशिका है ना, प्रत्येक कोशिका को क्या कर देती है, रक्त की आपूर्ति करवा देती है। ऑक्सीजन, ग्लूकोज, WBC, उन सब जितनी भी जरूरी चीजें हैं उन सब का
सबको प्रोवाइड करा देती है, पर्याप्त मात्रा में ले जाती है। लेकिन अगर कुछ आपकी बॉडी क्या पूरी जटिल है, बहुत ही छोटे छोटे स्थानों पर जहाँ ये रक्त कोशिकाएं नहीं पहुंच पाती, उन कोशिकाओं को किस प्रकार से मिलेगा? तो ये क्या करता है, यहाँ से छनते ही WBC है, कौन कौन WBC, देखो ये छन छन के आ रहा है कुछ, ये छन छन के क्या होते हैं यहाँ तरह, इनसे क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। कौन कौन आता है अब इनके अंदर? WBC आता है, कुछ प्रोटीन्स आती है, ग्लूकोज आता है, ऑब्वियसली ब्लड जल तो आएगा ही आएगा, O2 आती है। जो जरूरी चीजें जहां पर रक्त कोशिकाएं नहीं पहुंच पा रही है, चीजों को नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है, तो वहां से क्या होगा, ये चीजें छन छन के उन कोशिकाओं या ऊतकों तक क्या होती है, पहुंच जाती है। अब इसको क्या बोलोगे? उत्तक द्रव। उत्तक कोशिकाओं मध्य ये द्रव फैला रहता है, उसको क्या बोल दोगे? उत्तक द्रव। अब ये रक्त आ रहा है, आ रहा है यहाँ से आ रहा है। अब आरबीसी का साइज बहुत ही क्या होता है, बड़ा होता है, इस वजह से आरबीसी या छन के अंदर नहीं आ पाती, लेकिन बाकी जरूरी चीजें आ जाती है। और ये आया यहाँ से, सब काम हुआ, और ये शुद्ध रक्त वापस सिराओं में क्या होते हुए वापस कहाँ चला जाता है? हृदय के अंदर चला जाता है। तो ये जो लिक्विड निकला है भाई, इसको क्या बोलते हैं? उत्तक द्रव्य। अब इसके अंदर जो काम की चीजें, जितना भी द्रव आया है, उसके अंदर इन ऊतकों को जो जो चीजें चाहिए थी, ग्लूकोज चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी, WBC चाहिए था, प्रोटीन चाहिए था, वो क्या कर लेते हैं, इनसे ले लेते हैं, और बाकी का वापस से ये कहाँ चला जाता है? इन्हीं सिराओं के अंदर होते हुए आगे की ओर क्या करते हैं? चला जाता है। ठीक है। अब ये जो उत्तक द्रव सारा का सारा तो जाएगा नहीं, कुछ पीछे क्या होता है? बच जाता है। कुछ ये उत्तक और कोशिका यूज कर लेती है, कुछ तो वापस चला जाता है, और जो पीछे रह जाता है वो छोटी छोटी क्या करता है, और इन नलिकाओं में क्या होता है? चला जाता है। ये जो नलिका होती है, उनको क्या बोलते हैं भाई? लिम्फ वाहिका। लिम्फ वाहिका, लसिका वाहिका बोल दो। लिम्फ एक हिंदी वर्ड हो जाएगा, इंग्लिश वर्ड, लसिका वाहिका। लसिका वाहिकाओं में क्या होता है? चला जाता है। ठीक है। ये अब द्रव किसके अंदर चला जाएगा? लसिका वाहिका। ठीक है। और ये वापस किस में चला जाएगा? फिर इन सिरा के अंदर। फिर मतलब क्या हुआ भाई? एक बार आया और दूसरी बार आकर वापस सिराओं में चला गया, तो ये छन के इन लिम्फ वाहिकाओं में इकट्ठा होने से मतलब क्या हुआ? तो होता क्या है अभी? ठीक, एक बार समझो। देखो, अब ये कोई नदी है, ठीक है भाई, यहाँ क्या होता? कौन दौड़ रहा भाई? पानी दौड़ रहा है। अब ये नदी के पानी को चेक करना है भाई, अच्छा है या बुरा है, क्या करोगे आप? पूरी नदी को तो चेक कर नहीं सकते, तो क्या करोगे? थोड़ा सा पानी किसके अंदर लोगे? बाल्टी के अंदर लोगे, लैब के अंदर लेके जाओगे, उसका चेक कर लोगे। बिल्कुल वैसे ही क्या होता है आपके शरीर के अंदर ये जो रक्त वाहिनियां है, नहीं है, उसको क्या बोल दोगे? नदियां समझ लो। और उस पानी की जगह कौन दौड़ रहा है? आपका रक्त दौड़ रहा है। अगर इस रक्त के अंदर कोई खराबी आ जाए तो आपका बॉडी क्या करेगी भाई? पूरे रक्त को तो चेक करने से अच्छा है कि उस रक्त के अंदर थोड़ा सा पदार्थ छान के लो, उसको क्या कर लो भाई? चेक कर लो कि कोई बीमारी है या नहीं है। तो आपका बॉडी के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ये लैब टेस्टिंग का क्या होता है? एक सिस्टम होता है। तो इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पर कौन पाई जाती है? लिम्फ नोड्स पाई जाती है। इनको क्या बोलोगे? लिम्फ नोड्स। लसिका गांठ है, लिम्फ नोड्स, या उसको क्या बोल दोगे? लसिका गांठ है। क्या काम होता है लसिका गांठ होगा? यहाँ अंदर कौन बैठी है भाई? WBC बैठी रहती है। कौन से WBC? WBC के पार्ट्स पढ़े थे हमने, कणिका कोशिका और अकर्ण कोशिका में। अकर्ण कोशिका में दो प्रकार की अपने WBC पढ़ी थी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये बी और टी लिम्फोसाइट उस वक्त मैंने आपको इनका काम नहीं समझाया था, क्योंकि ये काम मुझे समझ में आया। ये बी और टी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रणाली का क्या होता है? एक प्रकार का हिस्सा होती है। ये कहाँ बैठी रहती है? लिम्फ नोड्स के अंदर बैठी रहती है। देखो, आपके अंदर कोई भी रोगाणु प्रवेश करेगा तो वो रोगाणु कहाँ दौड़ेगा? इन्हीं रक्त के अंदर दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा। ठीक है, दौड़ता क्या? अब जो छोटा आकार वाले होते हैं वो छनके क्या आ जाते हैं? इसके अंदर उत्तक द्रव्य, उत्तक द्रव्य से होते हुए कहाँ आ जाता है? लसिका वाहिकाओं। और जैसे ही लसिका वाहिकाओं होते हैं, लिम्फ नोड्स के पास जाता है। यहाँ कौन बैठी है भाई? बी और टी लिम्फोसाइट्स। अब ये बी और टी लिम्फोसाइट्स उन बीमारी के कारक जो एंटीजन होते हैं उनसे लड़ती भी है, उन रोगाणुओं से लड़ती भी है, उन जीवाणुओं से लड़ती भी है, प्लस क्या करती है भाई?
पूरे बॉडी के सिस्टम को क्या कर देती है, वार्निंग दे देती है भाई हमारे शरीर के अंदर कोई क्या है भाई, रोगाणु आया है ना। ये कमाल का सिस्टम। आपके पूरी बॉडी जितने भी WBC बैठी है दूसरे प्रकार के, उन सबको क्या कर देती है भाई, मैसेज भेज देती है भाई कि हमारे बॉडी के अंदर क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया। तो ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम है, कौन था, लिम्फ या लसिका तंत्र। ये है आपका पूरा का पूरा लिम्फ या लसिका तंत्र। अब पूछ ले भाई लिम्फ क्या होता है, तो ये एक प्रकार का रक्त का ही छना हुआ क्या होता है, पाक होता है। जहां पर रक्त नहीं पहुंच पाता वहां से रक्त केशिकाओं से छनकर कुछ पदार्थ कहाँ चला जाता है, उन उत्तक द्रवों के मध्य चला जाता है, जो फिर बाद में लसिका वाहिकाओं में इकट्ठा हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं या लसिका बोलते हैं। यह लिम्फ या लसिका आगे जाके कहाँ पे, लिम्फ नोड से गुजरते हुए कहाँ चला जाता है, वापस सिरों में। और लिम्फ नोड से या लसिका गांठों का क्या विशेष काम होता है कि भाई रोगाणु को चेक करना कि भाई ये जो तरल आ रहा है वो क्या है भाई, जो बैक्टीरिया से मुक्त है, कोई बैक्टीरिया नहीं आ गया। ठीक है, लसिका गांठें या लिम्फ। अब जैसे कि आपके पूरे शरीर के अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, वैसे ही पूरा लसिका तंत्र होता है। वो लसिका तंत्र आपके इस चैप्टर में डाल नहीं रखा है, बाकी तो लिम्फ के साथ वो दे रखा होता है। देखो फिर भी थोड़ा सा समझ लो कि लसिका वाहिका आगे जाती है। देखो आपको धमनियों और सिरों को सबका पता है कि भाई कोई भी अशुद्ध रक्त है वो हृदय से लेकर कहाँ जाएगी भाई, अंगों के पास। जैसे वो रक्त अशुद्ध हुआ वहां से सिरा पकड़ के कहाँ लेके आ जाएगी, वापस हृदय के अंदर। तो धमनियों और सिरों का रोल आपको पता है, तो समझ में आसान। तो लसिका वाहिका भी समझ लो होता है क्या। मान लो कोई इंसान, ठीक है, ये लसिका वाहिका आपके शरीर में किस तरीके से फैली रहती है वो समझा रही। ठीक, देखो लसिका वाहिका क्या होती है, सारे अंगों से इस तरीके से लसिका वाहिका निकलती रहती है और इस तरीके से जुड़ती रहती है। ठीक है, ये आई इस तरीके से निकलती रहेगी और जुड़ती रहेगी। ये दोनों आपका क्या होगी, जुड़ जाए। ठीक है, अब यहां से भी आई इस तरीके से लसिका वाहिकाओं का क्या होता है भाई, चार। और जब ये दाएं साइड से ये अलग होती है और ये अलग होती है, इस तरीके से बहुत सारी लसिका वाहिनियां आती है और मिलकर बड़ी बड़ी क्या बना देती है, लसिका वाहिका बनाती है, दो मुख्य। ठीक है, और ये क्या है, हृदय। अब ये लसिका वाहिका सीधे हृदय में जाकर नहीं खुलेगी, ये किन में खुलेगी, सिराओं के अंदर। ये इधर से ये भी यहाँ आकर जुड़ जाती है। ठीक है भाई, ये सारी आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। दो विशेष क्या होगी, लसिका वाहिका पूरे शरीर के लसिका को क्या करती है, इकट्ठा करती। दो लसिका वाहिका, बहुत सारी लसिका वाहिनियां होती है। ये सारी की सारी लसिका वाहिनियां आकर किसमें खोल जाती है, दो विशेष लसिका वाहिकाओं में। ये लसिका वाहिका फिर आगे किसमें खुलेगी, सिराओं। इस प्रकार से दो सिराएं आती है, ये इन सिराओं में क्या होती है भाई, खुल जाती है। और सिरा भी अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके आती है, लिम्फ को। जहां आपका अशुद्ध रक्त जाता है ना भाई, बाएं के कहा जाता है, दाएं आलिंद के अंदर, वही दाएं आलिंद में ये कौन जाता है भाई, लसिका भी इस तरीके से क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है लिम्फ हो गया, रक्त स्कंदन हो गया। अब है हृदय नियमन। हृदय नियमन देखो, हमने ये तो पढ़ लिया था कि हमारा हृदय कैसा होता है, मायोजेनिक होता है, अर्थात उसके पास कोई तंत्रिका नहीं होती है। जो हृदय होता है उसी के विशेष प्रकार की मांसपेशियां, नोडल ऊतक, वही इसका संकुचन और शिथिलन का क्या करती है भाई, कार्य करती है। लेकिन आपका मस्तिष्क का एक भाग और एक विशेष प्रकार की ग्रंथि, आपकी जो हृदय की धड़कन है, हृदय की जो स्पंदन है, उसका हृदय का जो संकुचन शिथिलत है, उसको क्या करती है भाई, अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है भाई, कंट्रोल करती है। हृदय नियम देखो होता क्या है, ये आपको समझ लो क्या है, मस्तिष्क है। ठीक है, मस्तिष्क में ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा वाला भाग मस्तिष्क पड़ेगी पूरा। ठीक है, कौन, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। यह कौन होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, इसके दो मुख्य भाग होते हैं।
अनुकंपी, और दूसरा क्या होता है, परानुकंपी। देखो अनुकंपी का मतलब है ये क्या करेगा, हृदय स्पंदन को क्या बढ़ता है, बढ़ा देता है, हृदय स्पंदन दर में वृद्धि। और ये क्या करता है, हृदय स्पंदन दर में क्या करता है, कमी करता है। ठीक है, देखो अनुकंपी तंत्रिका जैसे जैसे ही आपके कोई विपरीत परिस्थितियां आती है भाई, कोई आपके सामने शेर आ गया या फिर आपके सामने कोई लड़ाई कर रहा है, आपको थप्पड़ मार रहा है, आपको लग रहा है कि अब आप पिटने वाले हो, तो आपके हृदय की धड़कनें क्या होती है भाई, बढ़ जाती है। वो आपके हृदय की धड़कन को, हृदय की स्पंदन को जो बढ़ाने का काम करता है वो कौन करता है, आपके मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला भाग होता है वहाँ कौन बैठा रहता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसके दो पार्ट होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। जो अनुकंपी तंत्र होता है, जैसे ही आप विपरीत परिस्थितियों में आते हैं ये आपके हृदय की धड़कनों को क्या कर देता है भाई, बढ़ा देता है। और जैसे ही आप नॉर्मल स्थितियां सामान्य होती है तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र आपके हृदय स्पंदन को वापस से क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, ठीक है, हो गया हृदय, ये मान लो। ठीक, अनुकंपी और परानुकंपी। मैसेज किसके माध्यम से जाएंगे, तंत्रिका के माध्यम से, तंत्रिकाओं के माध्यम से जाने के पश्चात अब यहां से मैसेज यहाँ ऐसा नोड के पास कौन लेके जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम है भाई, जो ये मैसेज, ये तंत्रिका के माध्यम से जो मैसेज आया उन मैसेज को कहाँ तक भेजना, एसएन नोड। एसएन नोड कौन है, इस हृदय का नोडल ऊतक है जो हृदय को संकुचित और क्या कर रहा है, शिथिलित कर रहा है। यह न्यूरोट्रांसमीटर इन मैसेज को क्या कर देता है भाई, आगे भेज देता है। इसके अतिरिक्त आपकी एक क्या होती है, किडनियां। किडनियां के ऊपर कौन होती है, एक ग्रंथि होती है, इसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि। इस एड्रिनल ग्रंथि से क्या रिलीज होता है भाई, हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एपिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन हार्मोन किसमें दौड़ रहा है भाई, रक्त में, और कहाँ जा रहा है, हृदय के अंदर जा रहा है। यह भी हृदय स्पंदन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से रिलीज हो रहा है उसको तो क्या बोल दोगे, एसिटोकोलिन। और ये कौन सा हो जाएगा, नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, ऐसा तो हृदय का जो संकुचन शिथिलन है वो हृदय खुद ही करता है, लेकिन आपके जो मस्तिष्क है और एक ग्रंथि जो वक्र के ऊपर पाई जाती है, एड्रिनल ग्रंथि, वो और मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला भाग आपके हृदय स्पंदन को क्या करता है भाई, नियंत्रित करता है। ठीक है, ये हो गया भाई हृदय क्रियाओं का नियम। आपका लास्ट टॉपिक है अब परिसंचरण तंत्र में विकृतियां। या इसको क्या बोल सकते हैं, हृदय रोग। देखो होता क्या, सबसे पहले पढ़ लेते हैं हृदय धमनी रोग। हृदय धमनी रोग, देखो होता क्या है भाई, ये आपका पूरा क्या हृदय, इस पूरे हृदय से जो शुद्ध रक्त होता है वो किस में निकलता है भाई, महाधमनी में जाता है। अब देखो इस महाधमनी पूरे अंगों के पास तो शुद्ध रक्त भेज रही है, O2 भेज रही है, ऑक्सीजनित युक्त रक्त भेज रही है, लेकिन हृदय की जो पेशियां होती है, कार्डियक पेशियां, उसको भी तो ऑक्सीजनित रक्त चाहिए। तो ये जो महाधमनी है इसे विशेष प्रकार की क्या निकलती है, नलिका निकलती है, उस रक्त वाहिका निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी धमनी। इस कोरोनरी धमनी का क्या काम होता है कि भाई पूरी कार्डियक मसल्स को क्या प्रदान करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, किसका काम है, कोरोनरी धमनी का। अगर आपके इस कोरोनरी धमनी में किसी विशेष कारण में से, जैसे आप बहुत ज्यादा फैट वगैरह खाते हो, बहुत ज्यादा कुछ क्लोट वगैरह क्या होता है, वसा वगैरह क्या, फैट वगैरह क्या हो जाता है, जम जाता है, ये जो ब्लॉक हो जाती है कोरोनरी धमनी,
तो आपकी पूरा जो हृदय होता है उसको ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में हृदय की जो कार्डियक पेशियां होती है, कार्डियक मांसपेशियां होती है, उनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो ऑक्सीजन की वो कोशिकाएं क्या होती है, मरना क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, हृदय धमनी रोग, CAD, कार्डियक आर्टरी डिसऑर्डर, इसको क्या बोलते हैं, CAD या हृदय धमनी रोग, जो किसकी वजह से होता है, कोरोनरी धमनी में ब्लॉक हो जाने की वजह से, कोरोनरी धमनी में कुछ ब्लॉक आ जाने की वजह से रक्त जो हृदय की जो कार्डियक मांसपेशियां है उसको क्या नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं मिल पाता, इसलिए कार्डियक मांसपेशियां क्या हो जाती है, मरना स्टार्ट होती है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, हृदय धमनी रोग या CAD। नेक्स्ट आता है आपका अति तनाव। सुनता हो ना, BP लो हो गया, BP हाई हो गया, वो क्या होता है, अति तनाव, ब्लड प्रेशर, अति तनाव। देखो होता क्या है, ये आपका कोई हृदय, ये आपका हृदय, ठीक है, यहाँ कौन निकल रही, महाधमनी, महाधमनी निकल रही, ठीक है, महाधमनी, ठीक। आपका हृदय क्या एक प्रकार का पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग का मतलब ये क्या लगाता है भाई, पंप का मतलब पंप करना, मतलब दाब लगाता है बहुत ज्यादा। ये जो आपके जब ये निलय संकुचित होता है तो रक्त के ऊपर क्या लगता है, जितना ज्यादा मतलब निलय संकुचित होगा उतना ही ज्यादा इस रक्त के ऊपर क्या लगेगा, दाब लगेगा। अब जितना ज्यादा ऐसे प्रेशर लगेगा, ज्यादा दाब लगेगा, तो ये सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा, महाधमनी, महाधमनी से होते हुए फिर आगे कहाँ बढ़ जाता है, धमनियों। पहले महाधमनी में प्रेशर क्या था, बहुत ही ज्यादा था, फिर धमनी में प्रेशर थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फिर ये धमनियां आगे जाके किसमें, ये अंगों के अंदर प्रवेश करते हैं, छोटी छोटी केशिकाओं में क्या होती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ प्रेशर और भी क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है, फिर ये धमनिका आगे जाके किसमें खुलती है, शिराओं में, शिराओं में और भी कम, फिर महाशिराओं में, ऐसा करके प्रेशर, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता रहता है। ये जो प्रेशर होता है, जैसे ही निलय क्या होता है, संकुचन, तो वहां क्या बन रहा है, तब कौन सा दाब उत्पन्न होगा, संकुचन दाब, संकुचन रक्त दाब, या इसको क्या बोल सकते हो, प्रंकुंचन रक्त दाब या संकुचन रक्त दाब, जो कितना होता है 120 mmHg। ये क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर समझ में आ गया ना भाई, जब आपका निलय क्या होता है, संकुचित होता है, तो निलय में भरे रक्त के ऊपर क्या लगता है भाई, दाब लगता है, फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये दो फोर्सफुली ये रक्त कहाँ दौड़ता है भाई ना, तो महाधमनी में दौड़ता है, तो महाधमनी की दीवारों पर भी ये क्या लगाता है, दाब लगाता है, उसी को क्या बोलते हैं, रक्त दाब, बीपी जो कितना होता है भाई, संकुचन रक्त दाब 120 mmHg। और वैसे जैसे आपका निलय क्या होता है, अनुशीतलन हो जाता है, तो उसको क्या बोल दोगे, अनुशीतलन रक्त दाब, जो कितना होता है भाई, ऐसे। ये कैसा होता है भाई, नॉर्मल होता है, नॉर्मली होता है, ठीक है। अब समझ लो आपके हार्ट के अंदर क्या हो गई, खराबी हो गई, निलय पूरी तरीके से क्या होता है, संकुचित नहीं होता था। अब निलय जब पर्याप्त मात्रा में संकुचन नहीं होगा तो रक्त दाब उत्पन्न नहीं होगा, अब रक्त दाब नहीं उत्पन्न नहीं होगा तो ये क्या हो जाता है, घट जाता है। और किसी स्थिति की वजह से ये संकुचन क्या करता है, ज्यादा लगाना कर देता है, तो रक्त दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है भाई। ये क्या होता है भाई, अति तनाव। जैसे आप बहुत ज्यादा या आपकी जीवन शैली बहुत ज्यादा, किसी व्यक्ति के शरीर जिंदगी में बहुत ज्यादा विकट परिस्थितियां आती रहती है, कभी उसकी डेथ, कभी वो फेल हो गया, टिकड़ा पूछड़ा, ऐसे कुछ ना कुछ प्रतिकूल स्थिति उसकी लाइफ में चलती रहती है, या फिर वो खुद ही टेंशन पाल लेता है, खुद ही तनाव में रहता है, तो ऐसी स्थितियों में रक्तदाब क्या होता है अभी, घट बढ़ जाता है। अगर रक्तदाब आपका घटा या बढ़ा, अगर देखो बढ़ा भी तो ये बहुत ही ज्यादा क्या प्रेशर से बढ़ना भी अच्छा नहीं होता, ना ही घटना अच्छा रहता है, नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए 120 अच्छे, ठीक है भाई। ये क्या हो गया, अति तनाव या ब्लड प्रेशर, ये क्या हो गया, बीपी। नेक्स्ट आता है जो आप बहुत ज्यादा सुनते हो, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। इन दोनों के अंदर अंतर क्या होता है, समझो। एक होता है हृदय आघात, उसको क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक, ठीक है। एक होता है हृदयपात, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर। देखो अंतर क्या होता है, हार्ट अटैक में क्या होगा,
हार्ट अटैक मतलब हार्ट के ऊपर क्या हुआ भाई, अटैक हुआ। हार्ट के ऊपर अटैक कैसे होगा, तो जो इसकी जो कार्डियक मसल्स नहीं होती, कार्डियक मसल्स पूरा का पूरा हृदय किससे बना हुआ है, कार्डियक पेशियों से मिलकर बना होता है। और इन पेशियों को काम करने के लिए क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए। अगर आपके कार्डियक पेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये कोशिकाएं क्या होती है, मृत होना क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। उसको क्या बोलते हैं भाई, हार्ट अटैक। अब आपने सुना होगा कि भाई एक हार्ट अटैक, पहले हार्ट अटैक में कोई नहीं जाता। पहले हार्ट अटैक में क्या होगा कि आपके थोड़े से टिश्यूज क्या होगा, थोड़ी सी कार्डियक पेशियां क्या होगी, मरेगी, लेकिन आपका पूरा दूसरा हृदय निरंतर तरीके से काम करता रहेगा। अब इंसान को दूसरी बार हार्ट अटैक आया, फिर उसके और कार्डियक पेशियां खराब हो गई। अब तीसरी बार आया तो बहुत सारी कार्डियक पेशियां क्या हो जाती है भाई, खराब हो जाती है ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। तो तीसरे बार में तो व्यक्ति भी क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। हार्ट अटैक में ऐसा कभी नहीं होगा। पर अगर हार्ट अटैक पहली बार आया लेकिन उसकी बहुत सारी कार्डियक मांसपेशियां क्या होगी, खराब हो गई, तो मृत्यु की संभावना ज्यादा रहती है। डॉक्टर क्या कहते हैं भाई, ये एक बार हार्ट अटैक आया ठीक है कोई नहीं, अगर उसको आगे की स्थितियों में क्या रखना है, ध्यान रखना है कि फिर से ऐसा कुछ हुआ, विकट स्थितियां बनी और उनको दोबारा से हार्ट अटैक आया तो इनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जैसे जैसे हार्ट अटैक आते हैं वैसे वैसे कार्डियक मांसपेशियां क्या होती है भाई, खराब होती है। हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि हार्ट के ऊपर क्या हुआ भाई, अटैक हुआ है। अब हार्ट का आपका किसका बना होता है, पेशियों से बना होता है, कार्डियक पेशियों से। उनके ऊपर अटैक करना है मतलब क्या करना है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अगर बेचारों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसकी पेशियां क्या हो जाएगी, खराब हो गई तो उनके ऊपर एक प्रकार से आघात जैसे ही हुआ ना, क्या हो जाती है, कार्डियक पेशियों की मृत्यु। यह होता है आपका हार्ट अटैक। अब हार्ट फेलियर क्या होता है कि भाई, हार्ट फेलियर में होता है कि हार्ट का बस एक ही काम है भाई, पूरे शरीर के अंदर जो रक्त है, आपके बॉडी के अंदर जो रक्त दौड़ रहा है, उस रक्त को क्या करना भाई, दाब लगाना, ताकि पूरे अंगों के पास क्या होता है, फैल जाए। इसलिए हार्ट को क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं। अगर यही काम ये ठीक से ना करे, तो अगर आप कोई काम अपना ठीक से नहीं करते हो तो आपको क्या बोलते हैं, तू फेल है भाई, तू फेल हो गया, ठीक है। अगर हार्ट फेल हो रहा है मतलब इसने अपना काम सही नहीं किया। कैसे सही नहीं किया भाई, इसका काम है भाई रक्त को क्या करना, पंप करना। अगर ये रक्त को पंप नहीं कर पाता है मतलब हार्ट को क्या बोलते हैं भाई, हार्ट फेलियर, ठीक है भाई। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में फर्क समझ में आ गया होगा। हृदयघात भी हार्ट अटैक की वजह से ही क्या होता है, हार्ट फेलियर होता है, ठीक है। देखो होता क्या है भाई, हार्ट अटैक में क्या होगा कि आपकी जो कार्डियक पेशियां होती है, वो कार्डियक पेशियां जो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। अगर आपके कार्डियक मांसपेशियां धीरे धीरे मर रही है एक दो हार्ट अटैक आने की वजह से, तो क्या होता है भाई, अब मरी हुई कोशिका संकुचन शिथिलन तो कर नहीं सकती, तो संकुचन शिथिलन हार्ट क्या होगा, हृदय धड़कन क्या होगी, कम होगी। अब जैसे हृदय धड़कनें आपकी कम हो जाती है, वो बराबर तरीके से संकुचित शिथिलित नहीं हो रहा है, तो आपके अंगों के पास क्या नहीं जाए भाई, रक्त तो जाएगा ही नहीं, तो हार्ट क्या हो जाएगा भाई, फेल होएगा। तो हार्ट फेलियर का एक रीजन ही क्या होता है भाई, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की वजह से ही हार्ट फेलियर होता है, बिना हार्ट अटैक के हार्ट फेलियर नहीं होगा। पर अगर हार्ट फेलियर के दूसरे और रीजन भी हो सकते हैं, एसआई नोड, एक विशेष, अगर ऐसा नोड आपके अंदर ठीक से काम ना करे, अगर कपाट ठीक तरीके से काम ना करे, वो भी एक तरीके से कारण हो सकता है हार्ट फेलियर, ठीक है। फिर एक होता है हृदय शूल। हृदय शूल, इसके अंदर क्या होगा कि हृदय को क्या नहीं मिलेगी भाई, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आप देखना कभी कभी ऐसी यदि तनाव वगैरह कैसी भी स्थितियां उत्पन्न होती है कि आपकी चेस्ट में क्या होता है, आपको पेन महसूस होता है। देखो एक पेन अलग होता है, ये दो अभी जो न्यू जनरेशन होती है वो फास्ट फूड ज्यादा खाती है, तो फास्ट फूड ज्यादा खाने की वजह से गैस्ट्रिक हार्मोन क्या होता है, HCl क्या बनता है, ज्यादा बनता है, जो आपके उधर यहाँ से होते होते कहाँ आ जाता है भाई, आपके छाती तक आ जाता है, जिस वजह से जलन महसूस होती है, वो दर्द अलग होता है। लेकिन अगर वो बहुत ही ज्यादा दर्द की आपको बर्दाश्त तक ना हो इस आपके हृदय के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, आपके हृदय को क्या नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो जैसे हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, कार्डियक पेशियां क्या होती है भाई, तड़पना शुरू हो जाती है। अब क्यों, जीवित कोशिका उनको ऑक्सीजन मिलता रहना चाहिए भाई, जैसे ऑक्सीजन नहीं मिले वो तड़के, अगर वो तड़पेगी तो मतलब आपका हृदय के अंदर आपको क्या महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, हृदय शूल। इसके साथ आपका ये चैप्टर क्या होता है भाई, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में या किसी भी पुराने वीडियो में किसी भी टॉपिक को रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वापस बता देना, मैं वापस से दोबारा से वीडियो बनाऊंगी। पर एक बार बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।